Hello student, in this video lecture we are going to discuss measurement of the conductivity of ionic solution। तो conductivity of ionic solution को measurement करने से पहले हम समझेंगे what is the electrolytic और ionic conductance। ओके, एक कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसको डिज़ोल्व किया, हमने इसका सोल्यूशन बनाया और हम इसमें इलेक्ट्रोड लाकर कंडक्टिविटी चेक करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई आयंस, जो ये आयंस हैं इसके द्वारा जो भी कंडक्टिविटी है ना इस सॉल्यूशन के द्वारा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। क्लियर होती है बात। अब ये कंडक्टिविटी जो होती है आयनिक सॉल्यूशन की, ये कुछ बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट नंबर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है इसकी नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी बात, साइज़ ऑफ द आयंस, साइज़ ऑफ द आयंस यानी ये पोटेशियम आयन और मैंने क्लोरीन लिया है तो इनके साइज़ क्या है इस पर डिपेंड करेगी। एंड देयर सॉल्वेशन, और वो किस तरह से, कितनी तेज़ी से, कितनी फास्ट इसमें सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, है ना, जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है इसमें उसकी नेचर पर भी डिपेंड करती है, राइट। और उसकी विस्कोसिटी क्या है, यानी वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेट है उस बात पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कितना हमने KCl इसमें डिजोल्व किया है, यानी कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी सपोज मैंने KCl इसमें कितनी अमाउंट इसमें इस सॉल्वेंट में डिजोल्व की है, इस बात पर भी ये डिपेंड करती है। सिंपल। नेक्स्ट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप इसमें सिंपल है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो आयंस हैं ईजिली फर्निश होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर जो आयन हैं जल्दी से ब्रेक डाउन होंगे सॉल्यूशन में और ईजिली ये अपने आयन को इस तरह से कंडक्ट कराएंगे, यानी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ ये फैक्टर थे और हमने यहाँ पे समझ लिया कंडक्टिविटी। अब हम इसको मेज़रमेंट कैसे करेंगे कि कौन सा आयंस यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितनी ज़्यादा अमाउंट में कंडक्टिविटी देता है, कितनी कम अमाउंट में कंडक्टिविटी देता है। तो इसको हम अभी एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, यहाँ तक आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अब इसमें आपने क्या समझना है कि हमने बिल्कुल सही सही मेज़रमेंट करना है तो हम यूज़ करते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। प्रैक्टिकली आप समझेंगे फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पर इसका जो भी यूज़ है, कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, उस फॉर्मूले को हम समझ लेंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम ऐसे मेज़रमेंट करते हैं, कोई आयनिक सॉल्यूशन हमारे पास है और आयनिक सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, मेज़रमेंट करना है कंडक्टिविटी का डायरेक्टली। तो अगर हम DC करंट इसमें अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करंट लेते हैं, तो यहाँ पे कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है आयनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्यूशन को मेटलिक वायर से या सॉलिड वायर से आपने डायरेक्टली सॉलिड किसी मेटल से कनेक्ट कर दिया है तो क्या होता है, यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम आती है, इन दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, हम DC की जगह AC हम यूज़ करेंगे, अल्टरनेट करंट यूज़ करेंगे, जिससे कि कंपोजिशन ऑफ द आयंस उस सॉल्यूशन की चेंज नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, कंडक्टिविटी सेल का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो हमने R2 लगाया है यहाँ पे हम कंडक्टिविटी सेल यूज़ करते हैं। तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे और हम AC करंट एंड कंडक्टिविटी सेल का यूज इसमें करते हैं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करना है, एक टेबल पे आप रखा हुआ देखेंगे, फिजिक्स लैब में आप जाते हैं तो, राइट। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो दो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सॉल्व किया। हमने क्या लगाया यहाँ पर, AC करंट लिया, जिससे कि आयन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना हो, एंड हमने यहाँ पर एक कंडक्टिविटी सेल का यूज़ किया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यानी R2 जो है हमारी कंडक्टिविटी सेल है,
ठीक है। ओम एक ऑसिलेटर है, ये सोर्स AC पावर से है ना जुड़ा रहता है। अब जब हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो हमें पता कैसे लगता है कि ये चालू हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच होता है और इस स्विच में एक ये डिटेक्टर पॉइंट P क्या है, एक डिटेक्टर पॉइंट है। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे गैल्वेनोमीटर या फिर हम वो नहीं होता तो हेडफोन लगाकर भी आप पता लगा पाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हेडफोन का यूज़ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने हेडफोन लगाएंगे तो हमें यहाँ पे ऑडियो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है कितनी, 550 to 500 साइकिल पर सेकंड। तो हमें इतनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी हमें साइकिल पर सेकंड में सुनाई देती है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो है काम करने लगा है, ये जो है चालू हो गया है, राइट। तो ये जो डिवाइस जो हमने यहाँ पर जो कंडक्टिविटी सेल है, ये एक तरह की कंडक्टिविटी सेल है। इसके दोनों वायर जो होते हैं ये वाले, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे हमने इस कंडक्टिविटी सेल को यहाँ से जोड़ रखा है अंदर से, और इसमें हमने क्या भर दिया, आयनिक सॉल्यूशन। हम इसमें क्या लेते हैं, आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं। जो ये इलेक्ट्रोड आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में हमने जो फिल किया होता है वो आयनिक सॉल्यूशन को हम भर देते हैं, आयनिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी सेल ऐसी भी होती है, कई बार कुछ सेल ऐसी भी होती हैं कि इस तरह की एक ट्यूब होती है ना, और इस ट्यूब में ऐसे वायर को हम दोनों को, इस प्लेटिनम वायर को लगा देते हैं और यहाँ पे हम आयनिक सॉल्यूशन भर देते हैं, ठीक है। तो दो तरह की डिज़ाइन की आपकी NCERT बुक में दे रखी हैं, तो हम कोई सी भी कंडक्टिविटी सेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने आयनिक सॉल्यूशन को भरना होता है जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, राइट। अब समझना स्टूडेंट कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक R1, R3, R4 यानी R2, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ाया था रेजिस्टेंस रो L/A, है ना। ये क्या होती है, लेंथ होती है, यूनिट लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, राइट। अब आपको ये पता है कि कैप्पा जो होता है वो 1/ρ के बराबर होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल्स टू होता है 1/κ। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/κ इक्वल्स टू जी। जी क्या होता है, ये सेल कांस्टेंट होता है, और सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो L/A के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह L/A पुट किया एंड रो की जगह 1/κ को रखा। तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है सेल कांस्टेंट का, R/K यानी कप्पा इक्वल्स टू जी। जी इज़ नोन एज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाती है। अब स्टूडेंट अननोन रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है, इसको हम समझेंगे ना। स्टूडेंट अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें जो पता नहीं होता है वो होता है R2, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी सेल को ऐड किया था। तो कंडक्टिविटी सेल में हमने वही अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसमें जो सोल्यूशन भरा जाता है आयनिक सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, उसकी हमने क्या बतानी होनी है, रेजिस्टेंस बतानी होती है। तो R2 इक्वल्स टू स्टूडेंट हो जाएगा R1 × R4/R3, ठीक। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब पूछता है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आएगी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस R को पता लगा लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे तो कप्पा इक्वल्स टू G/R, यानी जी क्या है, एक तरह का सेल कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है, ये सेल कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस। और यहाँ पे कप्पा जो है ये क्या है स्टूडेंट, जो कप्पा है ये बता रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन को। कप्पा डिनोटेड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दो फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। कुछ MCs क्वेश्चन इससे रिलेटिव आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, और ये दो फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। यानी R2 इक्वल्स टू R1 R4/R3 एंड कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कप्पा इक्वल्स टू हो जाएगा सेल कांस्टेंट G*R/R, राइट। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट समझना है व्हाट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ही सेम सॉल्वेंट है और हमने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिए हैं यहाँ पर, है ना। हमने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा हमको और कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। तो इन सब बातों से हमने क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये λm यानी ये मोलर कंडक्टिविटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से हम इसको ऐसे
m बनाकर हम लिखते हैं दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी। कप्पा की यूनिट आपको पता है साइमन्स पर मीटर एंड मोल मीटर की पावर -3। तो यहाँ यूनिट मिलती है आपको साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, दिस इज द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mol per liter KCl solution and resistance है यहाँ पे 100 ohm। If the resistance of the same cell filled with 0.02, दूसरी कंडीशन में उसने क्या करा 0.02 KCl solution लिया और फिर उसमें रेजिस्टेंस दिया 520 ohm। कह रहा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी अंडर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 mol per liter KCl solution, right। the conductivity of 0.1 mol per liter KCl की होती है 1.29 साइमन्स पर मीटर। तो ये गिवन है स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना आपको, आपने सेल कांस्टेंट अभी पढ़ा था, सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल्स टू K इंटू आर। के की वैल्यू यहाँ पे कंडक्टिविटी की दे रखी है 1.29, ठीक है, दिस इज द कंडक्टिविटी एंड 100 ओम के साथ आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.29। तो इस तरह से आपने ये कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी कंडीशन में वो आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम। तो लैम्डा एम आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। पहले आप क्या करेंगे, आप के निकालेंगे, यानी यहाँ पर आप ये कप्पा की वैल्यू जी स्टार अपॉन आर से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.248 साइमन्स पर मीटर एंड कंसंट्रेशन जो है गिवन है स्टूडेंट वो कितनी दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे m की पावर -3 में तो आपको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने पर मिलता है 20 मोल पर m की पावर -3। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट आपको मिल जाती है ना, K अपॉन C ये एक फॉर्मूला है। आपने ये वैल्यू रखी, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 124 इंटू 10⁻⁴ m की पावर 2 मोल इनवर्स। तो ये है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको सोल्यूशन करना है और ये मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाती है। स्मॉल m बता रहा है मोलर, ठीक है, इसको नोट कीजिए।